वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली को प्रणाम करता हूँ। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बहुत यातनाएं झेली, टैक्स दिया, जजिया दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमें हिंदू बनाए रखा। और आज भी मैं तिलक लगाता हूँ, रक्षा पहनता हूँ। हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। तो सबसे पहले अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। बसंत सेठिया जी को धन्यवाद देता हूँ। आप बड़े भाई के रूप में हमें प्यार करते हैं और साल में 2 या 3 बार कलकत्ता का दर्शन कराते रहते हैं। भारत का संविधान, ये मेरे हाथ में संविधान 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान बन गया। सभी संविधान निर्माताओं ने सिग्नेचर कर दिया। संविधान दिवस उसके बाद से हम मनाने लग गए। लेकिन एक बात बची हुई थी कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। 26 नवंबर को संविधान लागू हो गया, बन गया, बट गया, लेकिन भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, इस पे आम सहमति बनी नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट, आजादी का आंदोलन वंदे मातरम, भारत माता की जय से हुआ था। अंग्रेजों ने यहां पे नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया, गॉड सेव क्वीन, अंग्रेजी में। उस गॉड सेव क्वीन का विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 24 घंटे के अंदर अपना नया एक अल्टरनेट नेशनल एंथम बना दिया, वंदे मातरम। तो सबसे पहले हमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक देश, एक विधान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। दोनों ही ये महान विभूतियां इसी भूमि से निकली, इसी पवित्र भूमि से निकली। इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। अब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या हो, नेशनल एंथम क्या हो। तो मेजॉरिटी का कहना था कि भाई पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है वंदे मातरम होना चाहिए। उस समय लाहौर में अखबार निकलता था, उसका नाम था वंदे मातरम। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गजल लिखा, उस गजल का शीर्षक था वंदे मातरम। उपन्यास लिखा गया, शीर्षक था वंदे मातरम। नाटक खेले जाने लगे, शीर्षक वंदे मातरम। गमछों के ऊपर वंदे मातरम। और यहां तक कि जो भारत का पहला झंडा डिजाइन हुआ, वो तो भगवा झंडा ओम निशान था। जो दूसरा झंडा डिजाइन हुआ, वो भगवा झंडा वंदे मातरम था। हर साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता था। यहां तक कि जो कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। सब कुछ वंदे मातरम से चल रहा था। इसीलिए ज्यादातर संविधान सभा के लोग कह रहे थे हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए वंदे मातरम। कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं जनगण मन भी होना चाहिए। फिर रिपब्लिक डे जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, इसके 2 दिन पहले फिर से एक संविधान सभा की आपात बैठक बुलाई गई उसी संसद में, जो अभी कुछ दिन पहले तक फंक्शन में थी। और सभा में तय हुआ कि अगर वोटिंग कराएंगे तो ठीक नहीं है, जनगण मन हो या वंदे
मातरम हो, इसके ऊपर वोटिंग कराना ठीक नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव पास किया कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक बराबर सम्मान मिलेगा और दोनों ही हमारे नेशनल एंथम होंगे। ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद संसद शुरू हुई, तो संसद में क्या गाया जाए, इस पे चर्चा हुई। बोले संसद में तो वही गाया जाएगा जो आजादी के आंदोलन में गाया जाएगा। तो संसद का समापन वंदे मातरम से होने लग गया। अधिकांश विधानसभाओं का समापन भी वंदे मातरम से होने लग गया। धोखा तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने 1971 में ये नेशनल ऑनर एक्ट बनाया। नेशनल ऑनर एक्ट बनाया उन्होंने, जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। जनगण मन की म्यूजिक क्या होगी डिसाइड हो गई। जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा वो भी डिसाइड हो गया। जनगण मन खड़े होकर गाया जाएगा वो भी लिखा गया। जो खड़ा नहीं होगा उसको 3 साल की सजा होगी वो भी लिखा गया। तो जनगण मन के लिए इस नेशनल ऑनर एक्ट में पूरा प्रोटोकॉल बन गया। लेकिन वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बना। कितने सेकंड में गाया जाएगा, किस धुन में गाया जाएगा, कैसे गाया जाएगा, खड़े होके गाया जाएगा, बैठ के गाया जाएगा। अगर खड़े होके गाया जाएगा तो जो खड़ा नहीं होगा उसको क्या होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मैंने PIL फाइल किया कि जनगण मन को या तो राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाए या तो राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं जनगण मन राष्ट्रगीत है, नहीं, वो हम अपने दिल से मान के बैठे हुए, हमें बड़ा सम्मान है वंदे मातरम का, इसलिए हम उसको राष्ट्रगीत मान के बैठे हुए हैं। ऑफिशियली टेक्निकली ऑन पेपर वंदे मातरम का कहीं कोई मतलब न वो नेशनल एंथम है न नेशनल सॉन्ग है। हमने ये कहा है माननीय कोर्ट से कि जब 24 जनवरी 1950 को ये प्रस्ताव पास हुआ था, संविधान सभा ने प्रस्ताव पास किया था कि दोनों को एक बराबर सम्मान मिलेगा, तो वंदे मातरम की भी म्यूजिक डिसाइड होनी चाहिए। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाए ये भी तय होना चाहिए। वंदे मातरम की धुन क्या होगी ये भी तय होना चाहिए। और वंदे मातरम अगर जो इंसल्ट करे वंदे मातरम की, जब अगर खड़े होके गाना है, जो न खड़ा हो, या जो भी जनगण मन का प्रोटोकॉल है उसी तरीके से वंदे मातरम का प्रोटोकॉल बनना चाहिए। ये कानून अधूरा है, ये कानून संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप नहीं है। मामला कोर्ट में चल रहा है। सवाल यह है कि जिस लाहौर में वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वो अखबार आज निकलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों नहीं निकलता? वंदे मातरम तो चटगांव में भी गाया जाता था, वंदे मातरम तो ढाका में भी गाया जाता था, वंदे मातरम तो सिंध में भी गाया जाता था, वंदे मातरम तो लाहौर में भी गाया जाता था। अब गाया जाता है क्या? इसका मतलब वंदे मातरम की रक्षा करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे चटगांव में वंदे मातरम बंद हो गया, ढाका में वंदे मातरम बंद हो गया, बाकी तो छोड़िए। मेरी PIL चल रही है माइनॉरिटीज के ऊपर कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, और जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं वहां पे वंदे मातरम का गायन बंद हो जाता है। 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है, और जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं वहां कोई वंदे मातरम नहीं गाया। टोटल 6000 तहसीलें चल रही हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और जहां डेमोग्राफी बदल जाती है वहां वंदे मातरम बंद हो जाता है। आखिर क्या इसी व्यवस्था के लिए श्यामा प्रसाद जी ने अपना बलिदान किया था? क्या इसी व्यवस्था के लिए भगत सिंह जी फांसी पे चढ़े थे? हमारे संविधान निर्माता, हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो चाहते थे, हम उसके नजदीक जा रहे हैं या हम उससे दूर जा रहे हैं? जोर से बताइए, हम उनके नजदीक जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं? अभी तो दूरी जा रही है।
और एक बात आपको बताऊं, कई बार जो हम नहीं सोचते हैं वो भी होता है। घर में भी ऐसे है, बाहर भी ऐसे है। हम सोचते हैं नहीं है, फिर भी होता है। 1946 में किसने सोचा था कि भारत का विभाजन होगा? किसी ने सोचा था क्या? जोर से बोलिए। 47 में हुआ कि नहीं हुआ? 1989 में किसने सोचा था कश्मीर में नरसंहार होगा? 1990 में हुआ कि नहीं हुआ? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी ने सोचा था अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, गुलजार, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, ये जितने आज के बड़े फिल्मी घराने, बॉलीवुड के घराने हैं, ये सब यहाँ के नहीं है, सब उधर से ही आए। इन्होंने कभी सोचा था अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? भागे कि नहीं भागे? समस्या के समाधान पे सोचना पड़ेगा। भारत की संस्कृति बची रहे, भारत की परंपरा बची रहे, भारत के त्योहार बचे रहे, भारत का सोच बची रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची रहे, नारी तू नारायणी की भावना बची रहे, यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना बची रहे। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सेंसिटिव बूथ उठा के देखिए तो इलेक्शन कमीशन हर चुनाव से पहले सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर करता है। ऑफिशियल आंकड़े हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन के 2 कैटेगरी के बूथ होते हैं, एक सेंसिटिव बूथ, एक हाई सेंसिटिव बूथ। मुझे लगता है सेंसिटिव बूथ और हाई सेंसिटिव बूथ क्या होता है, इसको हमारे सामने बैठे दिलीप घोष जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मैंने एक बार एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से पूछा, ये बताओ ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये बूथ सेंसिटिव है, ये बूथ हाई सेंसिटिव है? बोले अगर नाम नहीं बताओ तो बता दो। उन्होंने कहा बिल्कुल किसी से नहीं बताऊंगा, तुम्हारी बात बताऊंगा, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। बोला जहां 70% हिंदू हो जाते हैं वो सेंसिटिव बूथ हो जाता है, जहां 50% हिंदू हो जाते हैं वो हाई सेंसिटिव बूथ हो जाता है। थोड़े बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। मैंने उससे पूछा, हमने कहा ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये वाला सेंसिटिव है, ये वाला हाई सेंसिटिव? बोला सीधा सा फंडा यही है, हम तो उस वार्ड की, उस मोहल्ले की, उस विधानसभा की, उस लोकसभा की टोटल डेमोग्राफी काउंट करते हैं, वोटर लिस्ट हमारे पास होती है, वार्ड वाइज हम बूथ वाइज देखते हैं, जहां 70% आंकड़ा आ गया वो सेंसिटिव, जहां 70 से भी नीचे आ गया, 50 से 70 के बीच में आ गया हाई सेंसिटिव। हमने कहा ये बताओ जहां 50 से भी नीचे आ गए वहां क्या करते हो? बोले उसके लिए भी हमने टर्म डिक्लेयर नहीं किया, क्या करें उसको? 50 से नीचे वाले बूथ भी तो है, 40% वाले भी बूथ है, 30% वाले भी है, 20% वाले भी बूथ है। भारत बहुत गंभीर खतरे की तरफ जा रहा है। मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है सुप्रीम कोर्ट में, और आपकी राज्य सरकार भी उसमें पार्टी है। आपकी राज्य सरकार ने अभी तक अपना जवाब नहीं दाखिल किया वो क्या करने वाली है, कि भारत में 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस समय रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और हमारे यहाँ कितने घुसपैठिए हैं? कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और हमारे यहाँ कितने घुसपैठिए हैं? 6 करोड़। अरब की जनसंख्या 1 करोड़ और हमारे यहाँ कितने घुसपैठिए हैं? कुवैत, अबू धाबी मिला के 1 करोड़ है और हमारे यहाँ कितने घुसपैठिए हैं? कितने? जरा जोर से बोलिए। 6 करोड़। भारत सुरक्षित हो रहा है या असुरक्षित हो रहा है? जोर से बोलिए। प्रतिवर्ष अभी गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा आया, प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख, और इसमें 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़ेहात का शिकार हो रही है। 3.5 प्रतिवर्ष का मतलब 1000 पर डे। ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? खतरे की घंटी है कि नहीं? जोर से बोलिए। मेरी पीआईएल चल रही है धर्मांतरण के ऊपर, उसमें भी देश की सभी राज्य सरकारें पार्टी है, आपकी राज्य सरकार भी पार्टी है। उसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो
प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख। ये खतरे की घंटी है कि नहीं? धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और भी खतरे। जमीनों पे कब्जा जो चल रहा है ये भी बहुत बड़ा खतरा है, अवैध निर्माण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पैदा होते जानते हैं? जोर से बोलिए। भारत में 90,000। मेरी PIL चल रही है। 90,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं, यानी 3.25 करोड़ बच्चे भारत में पैदा होते हैं। आपके यहाँ कितने हो रहे हैं उसका अलग आंकड़ा है, आप चैंपियन हैं इस मामले में। 3.25 करोड़ बच्चे 5 साल में कितने हो गए? 16.5-17 करोड़। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाता है। जंगलों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, बस स्टैंड के किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे स्टेशन के किनारे कब्जा हो रहा है। सवाल ये है, ये जो कुछ भारत में चल रहा है ये अरब में होता है क्या? जोर से बोलिए। दुबई में होता है, कुवैत में होता है, बहरीन में होता है, सिंगापुर में होता है। इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले भारत में 1 वर्ष के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू करना होगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा भारत सुरक्षित नहीं होगा। 3-4 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना के समय कोई चोरी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि चोर के मन में खौफ था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय में कोई झपटमारी हो रही थी क्या? नहीं। चोर के मन में खौफ था, मोबाइल छीनूंगा, चैन छीनूंगा, बैग छीनूंगा, हाथ लगाऊंगा तो, जोर से बोले, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय में हत्या हो रही थी क्या? नहीं। उसके मन में था जिसकी हत्या करने वाला हूं कहीं उसके अंदर कोरोना ना हो, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय में बलात्कार की घटना बंद हो गई थी, क्यों? मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा, क्या पता उसको कोरोना हो, मैं मर जाऊंगा। कोरोना के समय में सारे अपराध खत्म हो गए थे, क्यों? क्योंकि मन में खौफ था। मैं भारत में ऐसे ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं भारत में कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं कि भारत की बाउंड्री के अंदर घुसने से पहले रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी 100 बार सोचे कि अगर अंदर गया तो मर जाऊं। मैं भारत में कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद द्वारा किसी हिंदू को धर्मांतरण कराने से पहले वो जमाती, वो मिशनरी, वो जो भी है, उनके मन में खौफ होना चाहिए। अगर धर्मांतरण कराऊंगा मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, मेरी नागरिकता खत्म होगी और मुझे कम से कम 20 साल में जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं भारत में कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं कि किसी को झूठ बोल के, धोखा दे के, इंस्टाग्राम पे झूठी आईडी बना के, फेसबुक पे झूठे नाम से अकाउंट बना के किसी बेटी को फंसाने से पहले वो 10 बार सोचे अगर मैंने इस बेटी को फंसाया, धोखा दिया और पकड़ा गया, मैं फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा, और वो भी 6 महीने के। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की हर समस्या का समाधान है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। समाधान करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं कलकत्ता से वन नेशन वन जुडिशियल सिस्टम के लिए एक आवाज दे रहा हूं। यहां माननीय सांसद भी बैठे हुए हैं। अब समय आ गया है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। कानून का खौफ तभी पैदा होगा जब जुडिशियल सिस्टम बदलेगा। यह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है।
उसके बाद इधर आ जाओ, लफ्ज़ जिहाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, दुनिया भर के कानूनों का पूरा मकड़जाल बना रखा है। इतने कानून बने हुए हैं कि कई बार तो जज भी भूल जाते हैं, कई बार तो वकील भी भूल जाते हैं। इतने कानून का मकड़जाल बना रखा है कि वो बेचारा 10वीं पास 12वीं पास कांस्टेबल समझ में नहीं आता कौन से कानून की कौन सी धारा लगाऊं। अल्टीमेटली शुरुआत कहां से होती? थाने से। एफआईआर कौन दर्ज करता है? कांस्टेबल। वो कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं या 12वीं? 12वीं पास। अगर 12वीं पास कांस्टेबल ठीक से धारा नहीं लगाएगा, ठीक से मुकदमा नहीं दर्ज करेगा, तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? अमेरिका ने क्या किया? जितने कानून थे, करीब 125 अपराध थे, उन 125 अपराधों के लिए एक कानून बना दिया, चैप्टर डाल दिया। एक चैप्टर बैंक फ्रॉड, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड, एक चैप्टर घूसखोरी, एक चैप्टर घुसपैठ, एक चैप्टर, जितने भी तरीके के अपराध हैं उनका एक एक बना दिया। जज के लिए भी अच्छा है, एक ही किताब को खोलना है, वकील के लिए भी अच्छा है, एक ही किताब को खोलना है, कांस्टेबल के लिए भी अच्छा है, एफआईआर लिखने से पहले एक ही किताब खोलना है। और एक ही किताब में बार बार खोलेगा, बार बार इंडेक्स खोलेगा, बार बार इंडेक्स खोलेगा, तो कुछ दिन के बाद उसको याद हो जाएगा कि चैप्टर नंबर ये है, घूसखोरी चैप्टर नंबर 3 है, जब जमाखोरी चैप्टर नंबर 4 है, घुसपैठ चैप्टर नंबर ये है। आसान हो जाएगा। दूसरा, भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले में पुलिस व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। 1861 में अंग्रेज जो पुलिस एक्ट बना के गए थे वो अभी भी चल रहा है। नतीजा ये है, हर राज्य की पुलिस अपने अपने तरीके से बिहेवियर करती है। पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम कर रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। और पूरे देश की पुलिस को जो वेतन मिलता है वो एक ही काम के लिए मिलता है, अलग अलग काम के लिए मिलता है? एक ही काम के लिए। पूरे देश की पुलिस को जो वेतन भत्ता मिलता है, या कप्तान को गाड़ी बंगला मिलता है, या कमिश्नर को गाड़ी बंगला मिलता है, वो एक ही काम के लिए मिलता है। भारत सुरक्षित रहे, जनता सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे। लेकिन क्या बिहेवियर एक ही है क्या? आपके यहाँ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जैसा काम कर रही है क्या? आपके यहाँ की पुलिस बुलडोजर लेके जाओ घूम रही है क्या? इसलिए एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। देश के सारे जज एक जैसा काम करें, देश के सारे जज टाइम बाउंड जस्टिस करें, तारीख पे तारीख देने की बजाय मुकदमों का फैसला करें, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। पहले मैं कहता था न्याय बिकता है, कोई मानता ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ इस बार होली पे दिल्ली में जज साहब के घर में चिंगारी पहुंच गई और उसके बाद बोरी भर भर के मिली है। आप लोगों ने देखा नहीं टीवी पे? पता नहीं किसकी बोरी थी, किसी आतंकवादी की बोरी थी, किसी माओवादी की बोरी थी, किसी नक्सलवादी की बोरी थी, किसी जासूस की बोरी थी। भाई ईमानदार सही आदमी तो बोरी नहीं देगा ना जज साहब को। जज साहब को बोरी कौन देगा? जो गलत होगा वो बचने के लिए बोरी देके आया हो। और एक बोरी नहीं, कई बोरी थी, ऐसा भी नहीं कि एक बोरी थी। तो अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि भारत में नियम कानून बदले जाए। और हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस न बजेगी। अलगाववादियों की फंडिंग जानते कैसे होती है? कैश में होती है, बैंक से होती है? जोर से बोलिए जरा, कैश। जोर से बोलिए। माओवादियों की फंडिंग, एक साथ बोलिए, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, नशा कारोबार, हवाला कारोबार। भारत को बर्बाद करने के लिए जितने काम होते हैं, कोई भी बिना पैसे के नहीं होता। भारत को बर्बाद करने के लिए जितने भी काम होते हैं, वो सबकी फंडिंग किसमें होती है? अच्छा, बूथ लूटने की जो पैसा आता है वो अकाउंट में आता है, कैश में आता है?
वो ठप्पा मारते हैं ना बूथ लूट लूट के, उसके लिए अकाउंट में आता है कि कैश में आता है? चुनावी हिंसा की फंडिंग, बूथ लूटने की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे, न रहेगा बांस, यानी अगर कैश खत्म कर दे तो काम सही हो सकता है कि नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कैश खत्म हो जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन ऐसे चलेगा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आंकड़ा है, आरबीआई का आंकड़ा है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? तो जोर से आवाज दीजिए कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद की जाए। क्या पता आपके आवाज देने के बाद एक दिन शाम को 8 बजे टीवी पे अनाउंसमेंट हो जाए, भाइयों और बहनों आज के बाद से 100 रुपए की बड़ी नोट बंद हो रही। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, करप्शन खत्म हो जाए तो पूरे भारत में केवल 2 ही पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, केवल 2। नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन सी बचेगी, केवल 2 पॉलिटिकल पार्टियां दिलीप जी बचेंगी, केवल 2 पॉलिटिकल पार्टियां। और 2 में एक है जो पूरे देश में राज कर सकती है, दूसरी